हेलो गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड लैब्स एकेडमी। आज का हमारा जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है पॉलिटिकल पार्टीज। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जाते हैं हम एक एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल में ये है कि हम एक छोटे से गांव, अगर मालूम है एक छोटे से गांव गया और वहां जाके मैंने उन गांव के लोगों से पूछा व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होती है, तो वो चीज नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज की कमी है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन को मैं बदल के पूछूं व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, तो वो बहुत अच्छे से उसे समझा देंगे। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में जो डेमोक्रेसी का जो हमारा ट्रांसपेरेंसी इस तरह से है, डेमोक्रेसी का जो सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन बन चुका है वो है हमारा पॉलिटिकल पार्टी। एक तरह से देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टी इज अ टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी, या अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी। ओके, तो इस तरह से उसे अच्छे से समझा सकते हैं। लेकिन अब बात आती है व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज होता क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज जो होता है वो एक बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है जिनकी सेम तरह की आइडियोलॉजी होती है, उनका जो सोचने का तरीका होता है वो सेम होता है। वो एक साथ मिलते हैं, एक साथ इलेक्शंस लड़ते हैं, और अगर वो जीतते हैं तो वो एक गवर्नमेंट बनाते हैं और एक गवर्नमेंट को रन करते हैं। इसकी प्योर इंग्लिश डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ लीडर हैविंग सेम A political party is a group of peoples having same ideology in which they came together to contest elections, and if they win, they run and hold the power of the government. Okay, आप कुछ इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। मेनली पॉलिटिकल पार्टीज के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है उसके लीडर, दूसरे होते हैं उसके एक्टिव मेंबर, और तीसरे होते हैं उसके फॉलोअर्स। एक्टिव मेंबर, द फ्रंट फेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इज देयर पॉलिटिकल लीडर। मींस जैसे अगर हम बीजेपी की बात करें तो उसके पॉलिटिकल लीडर हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी आते हैं। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो हमारे अखिलेश यादव आते हैं। ये सब उसके फ्रंट फेस हैं, इसलिए वो सब उसके लीडर हैं। अब पार्टी एक इंसान से तो बनती नहीं है गाइस, तो जो उसके बैक एंड्स में जो लोग काम करते हैं, उस पार्टी के लिए जो बैक एंड से काम करते हैं, वो सब होते हैं उसके एक्टिव मेंबर्स। और अगर उसी सेम आइडियोलॉजी के, मैंने बताया कि कुछ लोगों की सेम आइडियोलॉजी होती है और वो एक ग्रुप बनाते हैं, उसे हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। अब उसी सेम आइडियोलॉजी को लोग जो फॉलो करते हैं वो होते हैं उस पार्टी के फॉलोअर्स। ओके गाइस, अब बात करते हैं इसके कुछ फंक्शंस की। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो मेनली इलेक्शंस में ही लड़ती हैं, इसी वही उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो इलेक्शन से लड़ने के लिए वो अपने कैंडिडेट्स को भेजती हैं। यूएसए जैसी कंट्री में जो एक्टिव मेंबर्स और सपोर्टर्स होते हैं पार्टी के, वो उस कैंडिडेट को चुनते हैं। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में तो जो हमारे टॉप लीडर्स होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे नरेंद्र मोदी हो गए, अमित शाह हो गए बीजेपी के लिए, वो उस पर्टिकुलर सीट या कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक कैंडिडेट चुनेंगे कि तुम लड़ोगे। तो ये हो गए। दूसरा होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने कुछ मैनिफेस्टोज जारी करती हैं। अब भैया पॉलिटिकल पार्टीज अगर इलेक्शंस लड़ रही हैं तो उसके लिए कुछ मुद्दा तो होना चाहिए, कुछ मसला तो होना चाहिए। उस मसले के ऊपर वो बनाते हैं हमारे मैनिफेस्टोज। जैसे पार्टी ए बोलती है कि अगर हम जीते तो हम रोड बना देंगे, पार्टी बी जीती तो बोलती है हम हॉस्पिटल्स बनवा देंगे। तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर मुझे रोड्स की जरूरत है तो मैं पार्टी ए को ही तो वोट दूंगा, या मुझे अगर मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत है तो मैं पार्टी बी को ही तो वोट करूंगा। तो इसलिए वो अपने लॉज बनाती है इस तरह से। फिर तीसरा वो जो होता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी, मान लीजिए पार्टी ए जो है वो जीत गई, उसे कोई लॉ लाना है, उसे कोई लॉ पास करना है, तो वो लॉ उसको लाई लेजिस्लेचर में या असेंबली में, लोकसभा में लाई, तो वहां पर वोटिंग हुई। वोटिंग सीधी सी बात है, पार्टी ए उस लॉ को लाना चाहती है तो और पार्टी ए मेजोरिटी में भी है, तो ज्यादा वोट्स पार्टी ए के पास होंगे, तो वो लॉ जो है वो बिल बन जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो पार्टी ए जो है वो अब लॉ बना रही है। तो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो एक लॉ मेकिंग बॉडी होती है। ओके, अब बात करते हैं द रोल ऑफ अपोजिशन की। रोल ऑफ अपोजिशन इतना होता है कि वो क्रिटिसाइज करती है पॉलिटिकल पार्टीज को। जो पार्टी ए जो मेजोरिटी में है वो जो कुछ गलती करती है तो उसे जो क्रिटिसाइज करने का काम होता है वो रोल ऑफ अपोजिशन होता है। जो पार्टी हार जाती है वो अपोजिशन में जाती है। मान लीजिए कोई इलेक्शन हुआ, उसमें 4 पार्टीज थी, पहली पार्टी ए जीती, पार्टी बी सेकंड पोजीशन में गई, तो वो जो पार्टी बी है वो अपोजिशन होगी, बाकी जो होंगी वो नॉर्मल पार्टीज हो जाएंगी। ओके, अब बात करते हैं कुछ नेसेसिटी, व्हाई वी डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत आखिर होती क्यों है गाइस? देखो, पॉलिटिकल पार्टीज, अब एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं इंडिया की कि वहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टीज अब इंडिया में है ही नहीं, तो कोई भी जाकर अब इलेक्शन लड़ सकता है, सब इंडिपेंडेंट है, मैं भी जाकर इलेक्शन लड़ सकता हूं। लेकिन फिर इससे एक दिक्कत होगी कि जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म कैसे होगी? हर कैंडिडेट जो होगा वो अपनी पर्टिकुलर कंस्टिट्यूंसी के लिए आंसरेबल होगा, लेकिन जब वो एक साथ मिलकर अगर उन्होंने गवर्नमेंट बना भी ली तो पूरी कंट्री को आंसर कौन करेगा गाइस? इससे तो क्लैशेस हो जाएंगे। तो इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। अब बात करते हैं पार्टी सिस्टम्स की। पहला वन पार्टी सिस्टम। कुछ कंट्रीज होती है जिसमें केवल एक ही पार्टी डोमिनेंस में रहती है, जैसे कि चाइना। इसका प्लस पॉइंट ये है कि वहां जो डिसीजंस होते हैं बहुत जल्दी होते हैं, वहां कोई बहस नहीं छिड़ती। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है जिसे हम बोल सकते हैं डिक्टेटरशिप, कि आप सेंसरशिप, या आपके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। दूसरा है 2 पार्टी सिस्टम। 2 पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि केवल 2 ही पार्टी तो बहुत सारी होती है, लेकिन जो लीडरशिप जो होती है, गवर्नमेंट होती है, वो 2 ही पार्टीज की अल्टरनेटिव चेंज होती रहती है। जैसे यूएसए में एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक रिपब्लिक पार्टी है, जिसके पीछे गवर्नमेंट जो है वो अल्टरनेटिवली चेंज होती रहती है। तीसरा मल्टी पार्टी सिस्टम। जैसे इसका एग्जांपल है इंडिया में इलेक्शन कमीशन के पास मोर देन 750 पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड हो चुकी है इंडिया के लिए।
तो मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारी पार्टीज होती हैं और हर पार्टी पास एक फेयर चांस होता है इलेक्शन जीतने का और एक गवर्नमेंट बनाने का। अब बात करते हैं अलायंस की। अलायंस में क्या होता है, जब एक पार्टी मेजोरिटी नहीं बना पाती ऑल ओवर कंट्री में या ऑल ओवर स्टेट में, तो वो क्या करती है, 2-3 पार्टीज मिल सबके एक अलायंस बनाती हैं और एक कोलिजन गवर्नमेंट बनाती हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई एक आदमी आंसरेबल नहीं होता, वो सब मिलजुल कर काम करते हैं और फिर एक अच्छी गवर्नमेंट तैयार करते हैं। तो जैसे हो गया एनडीए, दूसरा हो गया हमारा यूपीए और एक होता है लेफ्ट फ्रंट। ये हमारी 3 इंडिया की अलायंस है, टॉप अलायंस, जो 2004 से चलती चली आ रही है। अब थोड़ा और आगे आते हैं, अब बात करते हैं फेडरलिज्म के हिसाब से जो पार्टीज है वो मेनली 2 टाइप से डिवाइड हो गई इंडिया में फेडरलिज्म, अकॉर्डिंग टू फेडरलिज्म। वो एक नेशनल पार्टी और एक है स्टेट पार्टी। नेशनल पार्टी वो पार्टी होती है जो ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर कंट्री एटलीस्ट 6% लोकसभा सीट्स को सिक्योर करती है या फिर लोकसभा में एटलीस्ट 4 सीट्स को जीतती है, वो होती है नेशनल पार्टी। इंडिया में कुल 6 नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज हो चुकी हैं। पहली है भारतीय जनता पार्टी, दूसरी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, तीसरी है नेशनल कांग्रेस ऑफ इंडिया। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी आईएनसी, उसे 2 पार्ट से डिवाइड हो गई थी। उसके बाद आती है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फिर आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और वैसे कुछ 1-2 पार्टीज और हैं। तो इस तरह से जो नेशनल पार्टीज है वो डिवाइड होती हैं। अब आती है स्टेट पार्टीज, वो पार्टीज जो एटलीस्ट स्टेट लेवल पे एटलीस्ट 6% राज्यसभा विधानसभा सीट सिक्योर करती हैं या फिर एटलीस्ट 4 सीट्स को रिजर्व कर लेती है, 4 सीट्स पे अपना जीत हासिल करती हैं, वो उन्हें हम स्टेट पार्टीज का दर्जा देते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय दल, इस तरह की पार्टीज होती है वो स्टेट पार्टीज होती है। अब बात करते हैं चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं गाइस। जैसे पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी। एक ही पार्टी के अंदर जो बड़े लीडर्स होते हैं वही सारे डिसीजंस ले लेते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे मेंबर्स होते हैं, ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि इस पार्टी ने डिसीजन भी ले लिया है। तो ये गलत होता है गाइस। दूसरा हमारा होता है सक्सेशन, डायनेस्टिक सक्सेशन, यानी वही चाचा भतीजा वाला, कि चाचा है, कोई फैमिली मेंबर इलेक्शन हुआ, वो मिनिस्टर बन गया, तो उसने अपने बेटे या अपने भतीजे को सीट दे दी, उसे मिनिस्टर पोस्ट दे दी। तो एक पूरी फैमिली, जैसे आईएनसी में जो गांधी परिवार है वही अपना पूरा रूल करता है। गांधी परिवार से ही पूरा मेनली जो मिनिस्टर्स होते हैं वो गांधी परिवार से बनवाए जाते हैं। उसके थोड़ा और आगे आते हैं तो अगला पॉइंट है मनी एंड क्रेडिट, मनी एंड मस्कुलर पावर। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देती हैं कि लीजिए भैया आप हमारे खिलाफ काम मत कीजिएगा। तो जिसकी वजह से जो पार्टीज होती है ना वो डिस्क्रिमिनेट करने लगती हैं गरीब लोगों और अमीर लोगों में। और फिर आता है वो जो पार्टीज होती है ना, कभी कभी जब उन्हें जीत हासिल नहीं लग रही होती कि मैं इस कैंडिडेट इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत नहीं सकते हम लोग, तो वो क्रिमिनल को वहां उतार देती है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि क्रिमिनल के डर से लोग उसे वोट देते हैं, वो क्रिमिनल जो है होता है वो जीत जाता है। तो ये भी गलत होता है, ये लॉ के खिलाफ होता है। आखिरी आता है मीनिंगफुल चॉइसेस ऑफ द वोटर्स। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो वोटर्स की जो चॉइसेस होती है ना उनके साथ काम नहीं कर पाती। कभी हुआ कि कोई इशू उठा तो उसके साथ ही बोला, उससे जो गलत हो रहा उसके खिलाफ नहीं बोला। तो ये मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं होती वोटर्स के साथ, वो काम नहीं कर पाती। अब बात करते हैं कुछ रिफॉर्म्स की। रिफॉर्म्स किस तरह से होते हैं गाइस? रिफॉर्म्स का मतलब ये होता है कि जैसे पहला है डिफेक्शन। जो मान लीजिए मैं पार्टी ए से लड़ा, पार्टी ए से मैंने जीत भी हासिल की और कुछ टाइम बाद मैं पार्टी बी में चला गया, तो मैंने किया क्या? मैं पार्टी ए के सिंबल के साथ लड़ा, जीता और फिर पार्टी बी में चला गया, तो ये तो गलत होगा ना। तो इससे क्या होता था, इस टाइम कुछ टाइम बाद 1990s के टाइम में ये बार बार होता था दल बदली, कि कोई एक नेता आया वो इस दल से जीता और फिर उसने दल बदल लिया। तो ये गलत हो रहा था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक एंटी डिफेक्शन लॉ लाया, क्योंकि इसकी वजह से जो गवर्नमेंट थी वो अनस्टेबल होती जा रही थी। क्यों? मान लीजिए गवर्नमेंट ने 2/3 मेजोरिटी की, फिर उसके काफी लोग दूसरी पार्टी में चले गए, तो गवर्नमेंट इनस्टेबल हो गई, फिर दूसरी गवर्नमेंट बनी, फिर ऐसा हुआ, फिर दूसरी गवर्नमेंट बनी, तो गलत हो रहा था। तो क्या हुआ, एंटी डिफेक्शन लॉ आया, जिसके तहत जो लीडर है वो जिस पार्टी जीतेगा वो उसी पार्टी रहेगा, और बार बार अगर वो दल बदल करेगा तो उसकी सीट उससे छीन ली जाएगी। और भी इस तरह से कई रिफॉर्म्स लाए गए गाइस। तो उसमें क्या होता है, अब जो इनकम टैक्स रिटर्न है, कि जो पार्टी है, इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा लॉ पास किया कि जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उसे हर 1 साल में ये अपना एक रजिस्टर मेंटेन करके देना होगा कि हमने कितना इनकम टैक्स रिटर्न किया है, हमने कितना वो किया है। और ये साथ साथ जितने भी मेंबर्स जो इलेक्शंस लड़ेंगे, जितने भी कैंडिडेट्स, उन सब की सोर्स ऑफ इनकम, कहाँ से उनके पास पैसा आ रहा है, उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टी, उनके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, ये सब उन्हें देना पड़ेगा। अब बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, कुछ सजेशंस की। तो सजेशंस कुछ इस तरह है गाइस कि एक लॉ इस तरह का बनाना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसमें जो पार्टी के विद इन द पार्टी एक ट्रांसमिशन होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को ये रेगुलर कर देना चाहिए कि जो पार्टी है वो रेगुलर मीट करेगी, हर एक इंटरवल के बाद वो रेगुलर मीटिंग होगी पार्टी की, ताकि उसके जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं वो एलिनेटेड ना फील करें, वो उसी पार्टी के साथ जुड़े रहें। साथ ही साथ उसको अपनी 1/3 सीट्स भी जो है वो वुमेन्स के लिए रजिस्टर्ड कर देनी चाहिए, ताकि जो
जो पार्टी के अंदर जो क्लैशेस चलते हैं वो बंद हो जाए। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।